नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय गंगापुर सिटी की पुरानी अनाज मंडी में आज कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि कुछ मिनटों में ही गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। आग का पता लगते ही आसपास के व्यापारियों और किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई। तमाशबीन बनकर लोग सिर्फ देख रहे थे या वीडियो बनाते रहे। एक दूसरे को पुलिस और अग्निशमन को फोन करने के निर्देश भी देते हुए लोग नजर आए, लेकिन आग बुझाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और बाद में जब अग्निशमन टीम को सूचना दी गई, मौके पर टीम पहुंची थी, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई। होना चाहिए, पब्लिक भी किसी प्रकार की सूचना इन्फॉर्म कर सकता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई है भाई अभी 5-10 मिनट पहले। लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इनकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है भाई। और कम से कम कुछ तो हम भी संसाधन रख सकते हैं। मैं चला रहा हूँ भाई, किसी के घर पर नल लग रहा हो, किसी के बाल्टी हो, दे दो मेरे को, मैं डाल दूं पानी। उधर एसीबी ने जयपुर में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि के प्रवर्तन अधिकारी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने प्रवर्तन अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया और इस दौरान रिश्वतखोर दीपक बड़जात्या के घर से एसीबी को 9 लाख रुपए नकद मिले। आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी एसीबी सर्च कर रही है। फर्म की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने के एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से 50,000 रुपए, कुल 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दीपक बड़जात्या मांग रहा था। फिलहाल ट्रैप प्रवर्तन अधिकारी दीपक बड़जात्या से पूछताछ कर रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रैप की कार्रवाई को लेकर जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। दीपक बड़जात्या नाम का ईपीएफओ का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप हुआ है। ये रिश्वतखोर अधिकारी अब एसीबी के शिकंजे में है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में बगावत कर भाजपा को हराने वाले नेताओं को आज बीजेपी ने पार्टी कार्यालय बुलाकर बैरंग लौटा दिया। झुंझुनू लोकसभा सीट से जुड़े ये नेता पार्टी कार्यालय में घंटों बैठे रहे, पर ना तो गले में बीजेपी का दुपट्टा डला और ना ही किसी नेता ने उन्हें तवज्जो दी। आखिरकार ये लोग यहां से मायूस होकर लौट गए। 5 साल निर्दलीय विधायक रहा, साथ में जरूर भारतीय जनता पार्टी के हाँ लॉबी में रहा, लेकिन एक निर्दलीय विधायक होते हुए पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की जा सकती। इसलिए और दूसरा कारण कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जैसा पूरे प्रदेश में हुआ, 6 साल के लिए मैं भी पार्टी से बाहर रहा। अब जब पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई और वापस एक उत्साह के साथ उन लोगों ने भी कहा और हम खुद उत्साहित थे, तो आज ये मिलना वापस हुआ है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं। किसी कारणवश पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई 2023 में, तो कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मजबूरन मुझे चुनाव लड़ना पड़ा बागी होकर। लेकिन मैं पार्टी की रीति नीतियों में पहले भी बहुत समर्पित था और आगे भी मेरा का मोदी जी का जो विजन है और जो संकल्प मोदी जी का है विकसित भारत का, उसके प्रति बड़ी आस्था थी मुझे। और आज मैं शीर्ष नेतृत्व को बड़ा बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक समर्पित कार्यकर्ता को पुनः पार्टी में बुलावा आया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नामांकन का दौर जारी और इसी कड़ी में आज कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, तो सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस कड़ी में चूरू से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया ने भी पर्चा भरा है। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर जारी। बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का नामांकन। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती ने भरा पर्चा। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया ने भरा पर्चा। प्रदेश में पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता नामांकन पर्चा अपना दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की नागौर से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मंत्री मंजू बाघमार मौजूद रहे। ये तीसरा मौका होगा जब ज्योति मिर्धा का मुकाबला तीसरी बार हनुमान बेनीवाल से होने जा रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मौका है। हमारा 100% नहीं 101% ये सीट हमारी आएगी। हमारे जो इक्वेशंस बैठ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जो बीजेपी से पिछली बारी गठबंधन में टिकट दिया था, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी के किसी को, तो उसने अपने गठबंधन के नाते उससे फायदा उठा के वो एमपी बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बार बहुत संगठित है और कांग्रेस के अंदर भी फूट होगी क्योंकि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो जीत के आके अपनी कांग्रेस के अंदर जमावड़ा करे। तो हमारा विन विन सिचुएशन है। ताम्र पत्र पे लिखा के ले लो कि ज्योति जी जो है भारी बहुमत से जीतेंगी। ये नागौर है, यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। वहीं दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा की, साथ ही उनको जिताने की अपील भी जनता से की। नागौर लोकसभा को ज्योति जी के एक फूल के रूप में, और फूल भी वो जो ऐसा खिला हुआ हो जो देख करके प्रसन्न हो जाए, कम से कम 5 लाख वोट से ज्यादा से जिताकर ज्योति जी को लोकसभा में भेजना है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और इस नागौर का विकास भी होगा। 3 दिन के अवकाश के बाद नामांकन का दौर फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें सीकर से बीजेपी उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती ने नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही। नामांकन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने रामलीला मैदान में सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा की। हमेशा किसी न किसी से मिलते हैं, किसी न किसी योजना के बारे में बात करते हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं तीसरी बार भारी बहुमत से। मुझे पता है आप जिताओगे, मुझे ये भी पता है आप जिताओगे, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारा कमल का फूल नहीं खिले, और कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से स्वामी जी को जिता करके भेजना है। और ये आपका तो डबल काम हो गया, भाजपा को भी वोट हो गया और संत महाराज जी को भी वोट हो गया। आपकी तो दक्षिणा पूरी की पूरी काम में आ गई गुरुजी की। सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती के अलावा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमराराम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान नामांकन के दौरान उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, माकपा की नेता वृंदा करात और सीकर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारिक भी मौजूद थे। बात चूरू की करें तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और विधायक हरलाल सहारण मौजूद रहे। चूरू लोकसभा सीट का चुनाव रोचक होता जा रहा, क्योंकि इस सीट पर देवेंद्र झाझड़िया का सीधा मुकाबला बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले राहुल कस्वां से होगा। यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट तो सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज्यादा मतों से जीते। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत है। और आज विशेष तौर पे घर पे चला था तो माँ से आशीर्वाद लेके चला था, तो माँ ने कहा कि मैंने आपको लास्ट 20 साल से मैं आपको खेल में आशीर्वाद दिया और आप कभी हारे नहीं, हमेशा आप दुनिया के चैंपियन रहे। आज ये माँ का आशीर्वाद है, आप इसमें भी विजयी रहोगे। पहले चरण में 16 मार्च को प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान होना है और आज भी कई दिग्गज नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब देखना है कि बुधवार 3 बजे तक और कितने नामांकन हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान में एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने सांसदों का टिकट काट दिया है। दौसा से जसकौर मीणा, करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काटा गया है। बीजेपी राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भीलवाड़ा सीट पर अभी उम्मीदवार की घोषणा बाकी, और इस लिस्ट के साथ ही दौसा और करौली धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच
मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। दौसा से भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा के बीच और करौली धौलपुर से बीजेपी की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच मुकाबला होगा। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतरीन चुनाव प्रबंधन करेगी। पार्टी ने आज इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़ी कमेटी की बैठक की है, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने सभी 25 सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट करने के सुझाव दिए। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी इस बार सभी 25 के 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। सभी जगह सभी कार्यकर्ताओं ने जो अपना होमवर्क करना चाहिए वो किया है और चुनाव की जो चुनौती होती है उसका सामना करने के लिए वो सिद्ध हो गया है। पार्टी ने प्रदेश के लगभग सारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 2-3 नाम जो बचे हैं हम मानते हैं कि आज दोपहर तक उसका भी खुलासा हो जाएगा और कल से नामांकन के लिए और बाकी सारी रचनाओं के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा और फिर एक बार तीसरी बार हैट्रिक साधते हुए हम राजस्थान में 25 के 25 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे राजस्थान की जनता का जो जनादेश है उसको अभिव्यक्त करेंगे। वैसे कुछ सीटों पे कांग्रेस ने तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बुधवार को झुंझुनू पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत बीजेपी के अन्य प्रदेश स्तरीय नेता भी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ में झुंझुनू पहुंचेंगे। ये सभी नेता भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के नामांकन के समय होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। आज नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए झुंझुनू लोकसभा के प्रभारी बालकनाथ झुंझुनू पहुंचे और इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी और प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की मौजूदगी में नामांकन रैली की सभी तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जैसे आप जानते हैं कि पार्टी ने अपने यहाँ झुंझुनू में इस चुनाव के अंतर्गत सेवा करने का अवसर दिया है और हमारे शुभकरण चौधरी जी का कल नामांकन है। उसी की तैयारियों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। कल भव्य और ऐतिहासिक नामांकन रहेगा और पूरे झुंझुनू जिले की जनता उसमें सहभागी बनेगी और मैं मानता हूं कि केवल शुभकरण चौधरी जी का नामांकन नहीं है, ये पूरे झुंझुनू जिले की जनता का नामांकन है। विकास को लेकर जीत को सुनिश्चित करता हुआ और झुंझुनू जिले की हर एक आशा उम्मीद पर खरा उतरता हुआ ये चुनाव रहेगा आने वाले समय पर जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उधर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर के सामने आने लगी है। जयपुर शहर के कांग्रेस के निवर्तमान लोकसभा के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपनी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया। सुनील शर्मा के आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के नेता ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। साजिश के तहत झूठा बदनाम करने के मामले में सुनील शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है कि वो लोग जो पैसे लेके ट्वीट करते हैं, कम से कम पार्टी को उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ असत्य जो ट्वीट्स किए हैं, मैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को जाने बिना केवल पैसों के दम पे, क्योंकि कुछ लोगों ने 30,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए और कुछ लोगों ने 60,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपया इस पूरे कैंपेन पे खर्च किया गया है, जो पिछले पूरे 3 दिन तक जो नेशनल ट्रेंड किया। और उसके अंदर सबसे दुख की बात है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। उधर चूरू के जालेव गांव में 2.5 साल की एक मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के माने तो प्रेम प्रसंग में आरोपी बुआ ने अपनी ही भतीजी की निर्ममता से हत्या कर दी। मासूम की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। बुआ ने ही की 2.5 साल की मासूम की हत्या। आरोपी बुआ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये तस्वीर उसी मासूम की है जिसे प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि बच्ची की बुआ ने ही प्रेम प्रसंग में भाई से बदला लेने के लिए उसे निशाना बनाया।
पुलिस ने कुछ घंटों में हत्या की वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन साफ दिख रहा है महिला एक बच्ची को पानी में डुबो रही है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक बच्ची की बुआ थी। इस मामले में पुलिस बच्ची के दादा से भी पूछताछ कर रही है। एक बच्ची है 2.5 साल की, जिसकी हमें डेड बॉडी मिली थी और उसमें हमने डेड बॉडी के बाद हमने उसका अनुसंधान किया और पता लगाया कि ये किसने मर्डर करा है। तो उसकी बुआई जो थी, जिसका नाम माया है, वही निकली इसके अंदर मर्डर करने में। उसका कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर था और वो उसमें अपने जो बच्ची है उसके पिताजी थे उससे नाराज चल रही थी, इसलिए उसने खुन्नस में अपने जो भतीजी है उसका मर्डर कर दिया। प्रेम प्रसंग में एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन रतनगढ़ पुलिस ने वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। घर से खेलते हुए गायब हुई थी 2.5 साल की बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन चुरू में जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ वो हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चुरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। नागौर सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा। गजेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। धौलपुर करौली से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है, तो सीकर से अमरचंद चौधरी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। चूरू से दईराम को टिकट मिला है। बीकानेर से केताराम को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो दौसा से सोनू धानका को प्रत्याशी बनाया गया है। जयपुर से राजेश तंवर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। बीकानेर से खेताराम को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी की लिस्ट जारी की गई है। 7 प्रत्याशियों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों का ऐलान राजस्थान में किया है, जिसमें बीकानेर से केताराम प्रत्याशी बनाए गए। नागौर से गजेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। धौलपुर करौली से विक्रम सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो लिस्ट जारी की गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7 नाम इसमें हैं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के, जिनका ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और 7 नाम जिनका ऐलान किया गया है। तो सोमवार को पूरा देश जहां होली के खुमार में डूबा था, पुलिस के जवान सुरक्षा में मुस्तैद थे, लेकिन आज पुलिस की होली किस तरीके से मनी, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के अलग अलग जिले से आई ये तस्वीरें पुलिस वालों की, जो होली के एक दिन बाद जश्न मना रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सिपाही सभी एक साथ इस जश्न में डूबे दिखे। पुलिस कर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। शुरुआत जयपुर से करते हैं, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में होली का कार्यक्रम बनाया गया, जहां पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज और डीजीपी यूआर साहू भी कार्यक्रम में पहुंचे। होली और धुलंडी पर लगातार 2 दिन तक ड्यूटी करने के बाद आज राजस्थान पुलिस होली खेल रही है और आज डीसीपी नॉर्थ ऑफिस में तमाम अधिकारी, पुलिस के जवान आज होली खेल रहे। रंग गुलाल के साथ जो पुष्प वर्षा यहाँ पर के लिए देखा, डीसीपी नॉर्थ है राशि डोगरा ड्यूटी, उसके अलावा तमाम एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह, तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने जवानों के साथ में यहाँ पर होली खेल रहे हैं। जयपुर के बाद तस्वीरें उदयपुर से भी आई, जहां पुलिस लाइन परिसर में पुलिसकर्मी होली के रंग में सराबोर दिखे। पुलिसकर्मी होली के जश्न में रेन डांस करते दिखे। इस मौके पर आईजी अजय पाल लांबा समेत उदयपुर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। ये तस्वीरें हैं अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड की, जहां संभागीय आयु महेश
चंद्र शर्मा और आईजी लता मनोज और कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित एसपी देवेंद्र बिश्नोई के साथ डांस करते नजर आए। अजमेर में शांतिपूर्ण होली महोत्सव के बाद आज पुलिसकर्मी अपनी होली खेल रहे हैं। अजमेर के पुलिस लाइन में यह आयोजन हो रहा है। आप देखेंगे अजमेर एसपी के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी हो या फिर जवान हो, वो अलग अलग गानों पर यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे अजमेर एसपी जो है सामने नजर आ रहे हैं, जो सापे में है वो उनकी पत्नी के साथ जो है कल भी उन्होंने पुष्कर होली में डांस किया था और आज फिर एक बार सभी जो पुलिसकर्मी के बीच वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में भी पुलिसकर्मी होली के जश्न में डूबे दिखे। यहाँ रंगों के साथ साथ फूलों से भी होली खेली गई। एसपी रंजीता शर्मा ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ जमकर डांस किया। जोधपुर से भी पुलिस के जवानों की होली का जश्न मनाते तस्वीरें सामने आई, जहां कमिश्नर राजेंद्र सिंह पुलिसकर्मियों के बीच होली के रंग में डूबे नजर आए। कोटा पुलिस लाइन में भी पुलिस के जवानों ने होली का जश्न मनाया। आईजी, एसपी समेत सभी अधिकारी होली के रंगों में रंगे नजर आए। सभी पुलिसकर्मियों अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी जमकर डांस करती नजर आईं। पुलिस की होली खेली जा रही है। आज के दिन सभी हम कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक सभी एक होकर और होली के त्योहार को पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। जब पूरा देश होली मना रहा था तो हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे थे, लेकिन ठीक एक दिन बाद जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद सुकून देने वाली है, जहां पुलिस के जवान बेपरवाह होकर जश्न में सराबोर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।